हाँ चलो, कुछ पूछना है बताओ जरा। ये पीछे गेट लगा लो। हाँ बताओ। हाँ समझ नहीं आ रहा मैच कैसे करें। और ये फैन भी बंद कर लो। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 33, 34 और 35 ये हो गए। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर, बात मत करो। हाँ 32 तो हो सकता है। अरे शांत बैठो, बात मत करो। हाँ 32 में क्या दिक्कत है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है ना, तो ए का आंसर तो क्यू हो जाएगा। हाँ तो सी में क्या कह रहा है? शेप साइज एंड ओरिएंटेशन, ये तो तीनों ही बताते हैं। शेप साइज एंड ओरिएंटेशन तो पी क्यू आर तीनों हो जाएगा ना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस, probability density of electron at the nucleus in hydrogen like atom। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी शेप साइज ओरिएंटेशन सब मिला के ही आएगी वो भी, तो वो उसी फॉर्म में डिफाइन कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35 ये देख लो, थोड़ा पूछना चाहिए ना। मैं पूछ क्या हो, अब तो बहुत टाइम हो गया, मेरी तो एक दो क्लास भी खराब हो गई। इंस्टेड ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, एजिमुथल क्वांटम नंबर एल and magnetic quantum number m, a set of new quantum number s, t or u was introduced with similar logic but different values as defined below। देखो इधर, ये वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस वो दिखने में थोड़ा सा 1 2 3 ये हमारा इंफिनिटी तक। फिर वो ये कह रहा है कि t का जो वैल्यू है वो t का वैल्यू s स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, s स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ये आएगा। और इसके अंदर वो कह रहा है नो नेगेटिव वैल्यू, नो नेगेटिव वैल्यू, और u की वैल्यू माइनस ऑफ t प्लस 1/2 से t प्लस 1/2 तक है, इंक्लूडिंग जीरो इन इंटीग्रल स्टेप्स। इन इंटीग्रल स्टेप्स ईच ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। s प्लस टी रूल इज डिफाइंड सिमिलर टू n प्लस एल रूल, ठीक है। अब यहां पर देखो जरा, ये वही वाली बात है, सेल होता है, सेल के अंदर सब सेल होता है और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, ये होता है एन एम, ये कहानियां होती हैं, है ना। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो एल का वैल्यू कहां से कहां तक होता है? एन माइनस 1, ये माइनस एल टू प्लस एल, माइनस एल टू प्लस एल इंक्लूडिंग
ये कहानी चलती है। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर आते हैं तो ये हो गया सेल, ये हो गया सबसेल, ये हो गया ऑर्बिटल। तो जैसे आपने s इक्वल टू 1 रखा, s इक्वल टू 1 रखा, तो ये हमारा 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 0 आ जाएगा, ये तो फिर जाएगा नहीं, तो एक ही वैल्यू आ पाएगी t इक्वल टू 0। और t इक्वल टू 0 के लिए अगर हम देखते हैं तो माइनस में 1/2 और प्लस से प्लस में 1/2 इधर तक जा रहा है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि u की वैल्यू 2 आ जाएंगी, माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2, क्योंकि इंटीग्रल स्टेप्स का मतलब ये है कि माइनस 1, जैसे मान लो माइनस 1/2 से 5/2 आती, तो एक एक के स्टेप में बढ़ना है। अभी एक और आगे आएगा तो और क्लियर होगा आपको। देखो जरा, जैसे मान लो s इक्वल टू 2 रखा हमने, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, बोलो। और t इक्वल टू 3 के लिए यहां से डिफाइन करो, तो यहां से डिफाइन करोगे तो t 3 प्लस 1/2 दैट इज -2, -2 से +2, ये बात समझ में आ रही है। और -2 से +2 इंक्लूडिंग 0, तो -2 -1 0 +1 +2, और एक और वैल्यू भी आ जाएगी यहां t इक्वल टू 1 s, जैसे वहां पे l इक्वल टू 0 के लिए फिर m पे जाते थे, ऐसे t के लिए यहाँ पे t डिफाइन कर लिया तो u पे जाएंगे, समझ में आ रहा है। अब t हमारा एक और क्या डिफाइन हो जाएगा 0, 0 अब माइनस 1/2 और प्लस 1/2, मुझे लगता है इतने में काम हो जाएगा हमारा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन s इक्वल टू 2, पहले s इक्वल टू 2 के लिए देखो, ये रहा s इक्वल टू 2 के लिए कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, ऑर्बिटल्स यहां से पता चलते हैं 5 6 7 28, क्योंकि 4 अलाउ कर रहा है ना वो एक में रखना, क्लियर है। तो 28 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी पुटेड, बात समझ में आया। अब यहां पर लेकिन उसने s इक्वल टू 3 के लिए भी डिफाइन करना चाहे, तो s इक्वल टू 3 के लिए t इक्वल टू 8, अरे बोलो, और t इक्वल टू 8 से u कहां से कहां तक आ जाएगा 9/2 से प्लस 9/2, तो इसका मतलब है माइनस का 9/2 7/2, समझ में आ रहा है, 5/2 3/2 1/2, इसमें 0 नहीं आएगा, क्लियर है, बोलो, आ रहा है समझ, क्लियर। अब इसमें t इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, हाँ 5, s बोलो -3 2 + 3, समझ में आ रहा है। तो टोटल कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, नहीं t इक्वल टू 5 के लिए u की वैल्यू आएगी ना, कितनी आएंगी 7 वैल्यूज, क्लियर है। फिर t इक्वल टू कितना डिफाइन होगा, फिर t इक्वल टू कितना डिफाइन होगा 0, और t इक्वल टू 0 में तो 2 वैल्यूज आ रही हैं। अब यहां पर देखो जरा कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 2 19, 19 इंटू 4 76, समझ गए, समझे। तो कुछ नहीं है, सिंपल लॉजिक वही लगा रहा है वो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच s इक्वल टू 2, s इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3 फॉर एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 24। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया इसने। अब एटॉमिक नंबर 24 अगर नहीं देता तो डायरेक्ट हो जाता 1 2 3 4 5 20 आंसर आ जाता, ये बात समझ में आया। लेकिन यहाँ पे 24 के लिए अब आपको s प्लस टी क्या लगाना पड़ेगा, जैसे n प्लस एल रूल लगाते थे वैसे s प्लस टी रूल लगाना पड़ेगा। s प्लस टी रूल लगाओगे तो ये 1 आएगा, ये 5 आएगा, ये 0 आएगा। तो यहां पर पहले तो इसी को भर दो, इसमें कितने चले जाएंगे 8, फिर इसको भर दो, इसमें कितने चले गए 8, तो 8 और 8 कितने हो गए 16। अब यहां पर अगर हम आएंगे तो s इक्वल टू 3 के लिए t ये भरेगा, एक भी नहीं भर पाएंगे, समझ में आ रहा है। अरे n प्लस एल रूल, तो पूरे 24 यहीं चले गए ना, इसमें तो एक भी जाएगा ही नहीं, क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सबसेल इन विच
द थर्ड सेल इज सब डिवाइडेड इक्वल टू, तो थर्ड सेल जो है वो सब डिवाइडेड कितने में हो रहा है, 3 में। लिख लें, सिंपल सा लॉजिक है पूरे क्वेश्चन का, कुछ भी नहीं है ना, समझ में आया? लिखें जल्दी से। समझ गए ना? सिंपल सा लॉजिक है, कुछ है नहीं। और वैसे भी इस टाइप के क्वेश्चन जब बनाया करें ना, तो जो कहता जा रहा है वो करते जाओ, सिंपल सा लॉजिक होता है। और बोलो, एक्सरसाइज 4 लेवल 1 में तो हो गए होंगे, ग्राफ वगैरह सारे बन गए होंगे, पेपर है संडे को, है ना? चलो और बोलो, 4th बी का 8 9 बस। 14th हो गया, 14 सर ये वैसे ही गया है, जैसे एक मोल की 1312 होती है, तो टू उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, इनटू 2 से करेंगे तो उसकी पहले पोटेंशियल एनर्जी आएगी, फिर इनटू 2 करेंगे क्योंकि तो H2 मॉलिक्यूल है, तो आंसर इसमें आ रहा है, हो सकता है। चलो अभी केमिकल बॉन्डिंग सिखाएंगे तब करना वैसे भी इसको, क्योंकि वो बॉन्डिंग से थोड़ा रिलेट करता है। हटाऊं? अब देखो जरा क्या कह रहा है ये, द वेव फंक्शन psi n l m इज अ मैथमेटिकल फंक्शन whose values, ये सब तो हम जानते ही हैं, है ना, characterized by quantum numbers, here r is the distance from nucleus, theta is co-latitudes and phi is azimuth। अब ये सब दिया है, ये सब फालतू कंफ्यूज करने के लिए है, हम जो जानते हैं डायरेक्ट उस पे आते हैं। For He positive ion, which of the following option is correct? जैसे वो ये कह रहा है 1s ऑर्बिटल है ना, तो 1s ऑर्बिटल अगर है तो 1 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन इनकरेक्ट कह रहा है वो, तो ये तो हमारा ऑप्शन सही होगा। तो 1 का 1 के साथ में psi n l m, तो 1 का 1 के साथ में अगर हम देखते हैं तो रेडियल नोड हमने सीखा था, रेडियल नोड हमने 1s के लिए भी सीखा था, क्या आया था 2z अपॉन में a नॉट की पावर 3/2 e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2, सिग्मा क्या था 2zr अपॉन n a नॉट, तो z कितना है यहाँ 2 है ना, अपॉन में n a नॉट, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल 2 दिए,
1 का 1 के साथ s, एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, तो 1 का 1 के साथ। अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि 1 जो s ऑर्बिटल होता है उसका जो वो वाला फंक्शन होता है, रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन दो होते हैं। तो एंगुलर वेव फंक्शन तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई होता है, बात समझ में आया। तो 1s का 1 का 1 और ये s चेक कर लेते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट अब जैसे मान लो ये लिखते थे हम, तो 2z अपॉन a नॉट की पावर 3/2 e की पावर, ये 2 बार तो फालतू लिखा है मेरे ख्याल से, एक ही बार रहा होगा वो, हाँ वो रिपीट मतलब इसमें हो गया है, क्वेश्चन में नहीं आया होगा। e की पावर माइनस सिग्मा बाय 2 है ना, और ये हमारा 1/4 पाई होता था, तो सिग्मा इज 2zr अपॉन में n a नॉट, तो ये हमारा 1s है तो n तो 1 हो गया, n अगर 1 हो जाएगा तो ये 2zr है, 2zr अपॉन में n a नॉट, तो ये 2 आएगा, तो 4r अपॉन में, अच्छा zr एज इट इज दिया हुआ है, सिग्मा की वैल्यू 2zr अपॉन n a नॉट ही लिखी थी ना हमने, हाँ। अब इसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 2, अब देखो एनर्जी रिक्वायर्ड के लिए अगर हम वेवलेंथ निकाल लेते हैं, रिक्वायर्ड क्या होगी, तो वेवलेंथ अगर हम निकालते हैं इसकी, तो ये RH जेड स्क्वायर, अब एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों के लिए लगा सकते हैं, ये 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, और डेल्टा E बराबर तो हम जानते ही हैं SC बाय लैम्डा, तो 1/λ का मल्टीप्लाई SC से कर देंगे तो वो तो वैल्यू कॉमन ही आनी है। एक और अगर हम निकालेंगे यहां तो RH जेड स्क्वायर, RH जेड स्क्वायर ये हमारा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 1/4 माइनस 1/16, ये कितना आ रहा है, 1/4 माइनस 1/16 इज 3/16, अरे यही आएगा, और ये कितना आएगा 4 और 36 8/36 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2/9, यही आएगा, बोलो, यही आएगा ना। अब यहां पर अगर हम देखते हैं इन दोनों का रेशियो अगर हम लेते हैं तो सब कुछ सेम रहेगा, तो 3/16/2/9, तो ये 27/32 टाइम्स ही आ रहा है, तो मुझे ये ऑप्शन करीब करीब सही लग रहा है, समझ में आ रहा है, ए ऑप्शन तो करेक्ट है। अब सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड क्यू, तो 2s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल में अगर रेडियल नोट देखते हैं तो n-l-1, रेडियल नोट सही बोल रहे हैं, क्यू न्यूक्लियस पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है साई स्क्वायर r, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये साई स्क्वायर r हो जाएगा, और अगर ये साई स्क्वायर r आएगा तो देखो स्क्वायर हो जाएगा तो a नॉट क्यूब बचेगा, तो ये भी सही लग रहा है मेरे को। अब अपन थर्ड ऑप्शन के पास चलते हैं, फर्स्ट का थर्ड, तो देखो फर्स्ट का फर्स्ट और s दिया है, फर्स्ट का थर्ड दे दिया, फर्स्ट का अगर इसने थर्ड दिया है तो ये गलत हो गया, समझ में आया, इस तरीके से क्वेश्चन करना है, अरे समझे, कर लोगे अब, अरे समझे, समझ गए ना, ये लो, चले आएंगे, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा अपन को उस तरीके से सोचना पड़ता है, और सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट, पीरियोडिसिटी, सबसे पहले तो मॉड्यूल निकाल लो पीरियोडिसिटी का, एक मॉड्यूल मेरे को दो, पहले वो स्टार्टिंग का मैं मॉड्यूल के थ्रू ही करवाता हूं, एटम स्ट्रक्चर का सारा मॉड्यूल लगा के खत्म करो, इंक्लूडिंग सॉल्ट एग्जांपल, वो भी कर लो,
बात समझ में आ रहा है? और उसके साथ में जेई मेंस के पीवाईक्यू जरूर अलग से सारे करो प्रीवियस 5 इयर्स के, ठीक है ना? चलो पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले यहां पर आते हैं डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल मॉड्यूल में, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो इन्होंने डॉवर्नियर ट्राइट से दिया हुआ है, डॉवर्नियर ट्राइट से पहले भी हमारा कौन सा आया था? लेवोइसियर क्लासिफिकेशन। देखो पहले बहुत सारे एलिमेंट्स तो थे हमारे पास में, लेकिन उनका एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन नहीं था हमारे पास। आज जैसे हमको पता है पीरियोडिक टेबल में आज भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन मेजरली पहले तो बहुत ऐसा कुछ था ही नहीं कि ऐसे अरेंज करना है। तो वो अरेंजमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो बहुत सारे, जैसे एटॉमिक मॉडल में बहुत सारे मॉडल्स आए, उसी तरीके से इसमें भी बहुत सारे पीरियोडिक टेबल्स इस तरीके से रख लो, इस तरीके से रख लो, ऐसे स्टार्ट हुआ होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ लेवोइसियर क्लासिफिकेशन। लेवोइसियर क्लासिफिकेशन के अंदर उसने कहा भैया जितने भी अभी मुझे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये एलिमेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक मेटल्स और एक नॉन मेटल्स। लेकिन उसने मेटलॉइड के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो डिस्कार्ड हो गया। उसके बाद आया डॉवर्नियर्स ट्राइड रूल। डॉवर्नियर्स ने कहा कि तीन एलिमेंट्स के एक साथ रख दिया, तीन एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया, और उसने कहा इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? सेम। और एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ये बात समझ में आया? जनरली जो हमारा डॉवर्नियर ट्राइड था, डॉवर्नियर ट्राइड ने जो एलिमेंट्स लिए थे तीन एक साथ में, वो एलिमेंट्स सेम ग्रुप के थे, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सेम ग्रुप हो गया। इसमें एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इक्वल टू लिथियम प्लस पोटेशियम डिवाइड बाय 2, है ना? उसके बाद दूसरा लिया उसने फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है? उसके बाद में तीसरा लिया उसने सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। नेक्स्ट चौथा लिया उसने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जनरली सेम ग्रुप वाले लिए, ठीक है? लेकिन जैसे एक इसमें आपको दिख रहा है आयरन, कोबाल्ट और निकिल, तो आयरन, कोबाल्ट और निकिल सेम ग्रुप के, सेम पीरियड के हो गए। लेकिन जनरली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू डॉवर्नियर्स ट्राइड रूल, तो आपको ये देखना है कि सेम पीरियड, सेम ग्रुप के कौन से नहीं है, वही टिक लगाना है। समझ में आया? क्योंकि पूरे तो हम लिख नहीं सकते ना, तो कैसे? सेम ग्रुप के जो नहीं है वही टिक लगाना है। यहां पे ये दो एग्जांपल और लिख लो। इसी वीक में खत्म करेंगे इस चैप्टर को, पूरा आएगा ये पेपर में आपके। समझ में आ रहा है ना? पीरियोडिसिटी सरल चैप्टर है ये, लेकिन बात ये है इसमें भी डेटा बहुत याद रखना पड़ता है ना? और एनसीईआरटी में भी, जो एनसीईआरटी भी एक बार हम लास्ट में देखेंगे, लास्ट टर्न पर जब मैं पूरा खत्म कर दूंगा ना, तो एनसीईआरटी के कुछ डेटाज हमारे काम आ सकते हैं। जैसे इस साल जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था केमिकल बॉन्डिंग से डाइपोल मूवमेंट पर, अब वो एनसीईआरटी के डेटा से ही हो सकता था। कितना भी डाइपोल मूवमेंट सीख लो, आंसर नहीं आएगा। चले आएंगे नेक्स्ट। अब समझो जरा, नेक्स्ट आया न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड्स ने क्या कहा कि भैया क्लासिफिकेशन कर दो इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट क्लासिफिकेशन कर दो। सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट, एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू फर्स्ट वन।
लाइक म्यूजिकल नोट, जैसे म्यूजिकल नोट में रिपीट होती हैं चीजें, वैसे ही इसमें भी प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स, 8th एलिमेंट बहुत सिमिलर टू फर्स्ट, ऐसे तरीके से कर दिया। अब यहां पर क्या दिक्कत हुआ, यहां पर दिक्कत ये हुआ कि जैसे न्यूलैंड्स का क्लासिफिकेशन देखा गया, तो न्यूलैंड्स का जब क्लासिफिकेशन देखा गया तो यहां पर देखो जरा, इनर्ट गैसेस तो थी नहीं उस टाइम पर, है ना, तो ये रखा गया हाइड्रोजन, ठीक है, और यहां पर रखा गया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन। इनर्ट गैसेस तो थी नहीं ना उस टाइम, है ना। उसके बाद में पोटेशियम और ये कैल्शियम। तो फर्स्ट एलिमेंट ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 8th एलिमेंट। फिर ये और ये सेम, तो यहां पर इस तरीके से चला। लेकिन जैसे ही इनर्ट गैसेज आ गई तो जो डिफरेंस है 8th की जगह कितना हो गया, 9 का। दूसरी बात, इन केस ऑफ हैवियर एलिमेंट्स यहाँ डी ब्लॉक आना स्टार्ट हो जाएंगे। डी ब्लॉक आना स्टार्ट हुए जब और भी पीरियोडिक टेबल्स आना स्टार्ट हो गई, किसी अदर ने भी दिया, तो फिर 18 एलिमेंट्स का डिफरेंस आ गया। तो यहां पर भी जब ये ऐसे लिख रहा था ना, तो आयरन को इसने ऑक्सीजन फैमिली में रख दिया, आयरन वॉज प्लेस्ड विद ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो इस तरीके से ये वाला न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल भी क्या हो गया, फेल हो गया। बात समझ में आया, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल भी क्या हो गया, फेल हो गया। ही वॉज द फर्स्ट टू कोरिलेट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक मासेस। अभी तक तो ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही थी कि एटॉमिक मासेस में अरेंज करो, तो इसने तो पहला था, इसने थोड़ा बहुत बताया। According to him, if the elements are arranged in increasing order of their increasing atomic masses, the 8th element starting from given one is similar in properties to the first one. This arrangement of elements is called Newland's octave rule. This classification worked quite well for the lighter elements, but it failed in case of heavier. यही मैंने बताया आपको, समझ गए। इनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉवर्नियर्स ट्राइड रूल, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप या विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइड इज नॉट डॉवर्नियर्स ट्राइड, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। दो सेम ग्रुप जो नहीं होंगे वो आंसर दे देना। अब क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है लोथर मेयर कर्व से। लोथर मेयर कर्व से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा। लोथर मेयर ने क्या कहा, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आर फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। अब आर फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट, तो उसने क्या कहा, एक ग्राफ बनाया उसने। ये ग्राफ जो बनाया उसने, ये हमारा एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम, इन दोनों के बीच में बनाया। एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास, इन दोनों के बीच में बनाया, ठीक है। अब यहां पर उसने ऑब्जर्वेशन क्या क्या देखा, उसने कहा, ये अरेंजमेंट पूछा जा सकता है आपसे। उसने क्या कहा, जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं वो टॉप पोजीशन ऑफ द कर्व ऑक्यूपाई कर रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिक्रीजिंग पोजीशन पर हैं, और हैलोजेंस असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व पर हैं, और ये मेटलॉइड्स, डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये सब कहां पर हैं, नीचे। ये बात समझ में आया। तो इस तरीके से ग्राफ बनाया गया। तो कुछ कुछ ग्राफ अगर हम देखते हैं तो ये ऐसा कुछ बना, ऐसा कुछ, यही बना कुछ कुछ ग्राफ। यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये क्या आ गया, लिथियम, ये क्या आ रहा है, सोडियम, ये क्या आ रहा है, पोटेशियम, ये क्या आ रहा है, रुबिडियम, ये क्या आ रहा है, सीजियम। यहां पर अगर हम देखते हैं ये क्या है, बेरिलियम, ये क्या है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, क्या क्या मैग्नीशियम नहीं, इस साइड ही तो होगा, डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व है ना, स्ट्रोंशियम, और ये क्या आएगा, बेरियम। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो
चढ़ती हुई पोजीशन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बोलो यार, आ पा रहा है, समझ पा रहे हैं, है ना। उसके बाद नीचे हमारे कौन आएंगे, कार्बन आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। यहां पर अगर हम नीचे देखते हैं तो पोटेशियम, जैसे यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये सब क्या आ जाएगा, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इस तरीके से आएगा। ये बात समझ में आ रहा है ना। इस नीचे वाली पोजीशन से ये सब ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हमारा मोलिब्डेनम, टंगस्टन, है ना। हाँ हाँ, ये सब लिख सकते हैं हम, ठीक है। इस तरीके से आ रहा होगा। मोलिब्डेनम आएगा तो नहीं, टंगस्टन नहीं आएगा ना, ये एक पीरियड के होंगे। इस तरीके से कुछ चल रहा होगा। बात समझ में आ रहा है। कोबाल्ट, रोडियम, रोडियम, इरिडियम, हाँ ठीक है। मतलब कुल मिला के ऐसा कुछ आ रहा होगा। ये बात समझ में आया। आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, ये लगभग पीरियोडिक टेबल जो आज है उस जैसा ही कुछ कुछ आता है। इधर से इधर चलते जाओगे तो पीरियोडिक टेबल पूरी मिलती जाएगी हमको। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके से चलता जाएगा। उस टाइम पर इनर्ट गैसेस तो नोन थी नहीं। टॉप मोस्ट पोजीशन एल्कलाइन मेटल, गिरती हुई पोजीशन एल्कलाइन अर्थ मेटल, चढ़ती हुई पोजीशन हेलोजन, और नीचे वाली पोजीशंस बीच वाले डी ब्लॉक वगैरह। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो लगभग ग्राफ ऐसा ही बनाया गया होगा। ये बात समझ में आ रहा है। ये कुछ मैंने स्केल पर तो बनाया नहीं है ना। तो चढ़ती हुई पोजीशन कौन सी आएगी, आयोडीन, मतलब हेलोजन। ये बात समझ में आया। यहाँ पर ही डिटरमाइंड एटॉमिक वॉल्यूम्स बाय डिवाइडिंग एटॉमिक मास विद इट्स डेंसिटी इन सॉलिड स्टेट्स। एटॉमिक मास को डेंसिटी से, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, तो उस तरीके से एटॉमिक वॉल्यूम निकाला गया होगा। ठीक है। ही प्लॉटेड अ ग्राफ, ही फाउंड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशंस ऑफ द कर्व। सही बात है। ये टॉप मोस्ट पोजीशन एल्कलाइन मेटल, सबकी सेम प्रॉपर्टीज होंगी, सारे सेम प्रॉपर्टीज शो कर रहे होंगे, तो सेम पोजीशंस पे आ रहे हैं टॉप पोजीशन पे। गिरती हुई पोजीशन एल्कलाइन अर्थ मेटल की होगी, बिल्कुल सच है ना। सबकी सब जगह पर गिरती हुई पोजीशन पे ही आ रहे हैं। चढ़ते हुए पोजीशन हैलोजन की होगी, सब जगह पे चढ़ते हुए ही आ रहे हैं। बात समझ में आया। अब एल्कलाइन मेटल्स हैविंग लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम्स ऑक्यूपाइड द क्रस्ट्स, मतलब वही टॉप मोस्ट पोजीशन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑक्यूपाई द ट्रप्स, वॉल्यूम कम होता होगा ना। The halogens occupied the ascending before the inert gases. Alkaline occupy the position at about the midpoint of the descending positions of the curve. On the basis of these observations, he concluded that the atomic volumes are periodic functions of their atomic masses. या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एलिमेंट्स किस तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं, एटॉमिक मासेस के फॉर्म में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। इधर ही से मेंडलीव्स ने अपना लॉ देना स्टार्ट किया था। मेंडलीव्स का जो बेसिस था लॉ देने का, वो हमारा कहां से स्टार्ट हुआ था, लोथर मेयर कप से। जब लोथर मेयर कप ने कहा कि एटॉमिक मास के साथ में ऐसा कुछ रिलेशन लाया जा सकता है, तब हमारा मेंडलीव्स ने अपना लॉ दिया था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। बात समझ में आया क्या कहा मैंने। ये ग्राफ बना लो थोड़ा रफली, जल्दी से बनाओ।
नॉर्थर मेयर कर्व। अब इधर ही देखो स्टार्टिंग में ना पूरा जो क्लासिफिकेशन चल रहा था वो एटॉमिक वेट पर चल रहा था, बात समझ में आ रही है। मैंडलीव्स का भी जो क्लासिफिकेशन था वो एटॉमिक वेट पर ही था, ठीक है ना। अब यहां पर एटॉमिक वेट पर क्लासिफिकेशन की बात हो रही थी, फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हुआ मैंडलीव्स ने किया, ठीक है। अब मैंडलीव्स ने भी पूरा क्लासिफिकेशन किसके टर्म पर किया, एटॉमिक वेट के। मैंडलीव्स की तो हम बात कर लेते हैं, लिखो मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल लिखो। लॉ, क्या लॉ दिया उसने, लिखें, लिखो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, the physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic weight, are periodic functions of their atomic weight, of their atomic weight। पीरियोडिक का मतलब समझते हैं, सेम प्रॉपर्टीज वाले रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होना, दैट इज पीरियोडिक। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर जो मैंडलीव्स था ना, ये पहला साइंटिस्ट था जिसने रोज और कॉलम में पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था, बात समझ में आ रही है। ये फर्स्ट साइंटिस्ट था, उसके बाद में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया है, बात समझ में। इसके बाद में मोस्लेस ने एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया। तो लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Mendeleev's periodic table, characteristics of Mendeleev's periodic table, characteristics of Mendeleev's periodic table, लिखो फर्स्ट, it is based on atomic weight, it is based on atomic weight। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 63 elements, next point, 63 elements were known at that time, 63 elements were known at that time। novel gases were not discovered, novel gases were not discovered, not discovered। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, he was the first one to classify elements in a systematic manner, that is horizontal rows and vertical columns, रोज को क्या कहा गया, पीरियड्स। और मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने पीरियड हैं, 7। मैंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। और कॉलम्स को क्या कहा गया बच्चों, ग्रुप्स कितने हैं, 8 ग्रुप्स। तो मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं और 8 ग्रुप्स हैं, बात समझ में आया। नंबर ऑफ पीरियड्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बराबर ही है, ग्रुप्स हमारे टोटल कितने हैं, 8, लिख लें। क्या, मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल,
एक लाइन लिखो, ईच ग्रुप up to 7 divided into two subgroups, A and B, divided into two subgroups A and B. A subgroup is called normal elements, and B subgroup is called transition elements. हर ग्रुप के अंदर दो सब ग्रुप्स हैं, ये बात समझ में आया? और जो हमारा एट्थ ग्रुप है, एट्थ ग्रुप के अंदर कितने हैं? 9 एलिमेंट्स। और ये जो 9 एलिमेंट्स हैं 3 रोज में रखे गए हैं। एक बार जब आप पीरियोडिक टेबल आज जाके पढ़ोगे ना, रिवीजन करोगे तो एक बार मेंडलीज पीरियोडिक टेबल खोल लेना अपने फोन में। मैं तो कहता हूँ अभी खोल लो मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर ये हमारे इस तरीके से अरेंज हैं, ये इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? तो 7 तक 1A 1B है। ये हमारा 8th ग्रुप में 9 एलिमेंट्स हैं। 9 एलिमेंट्स इस तरीके से हैं, 3 3 3 3, ये पूरा एक ग्रुप है। बात समझ में आया? 7th ग्रुप तक 2 सब ग्रुप्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट समझते हैं। जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, हर डी ब्लॉक नहीं होता, जिंक कैडमियम मरकरी को छोड़कर, है ना? बना लो ये। चले आगे, नेक्स्ट देखो, द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप exhibit similar properties, belonging to same group exhibit similar properties, बोलो यार, कोई तकलीफ? चलो, समझ पा रहे हैं ना? एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब ये तो हुआ मेंडलीज ने पीरियोडिक टेबल बनाया कैसे, ये बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस। लिखो, एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। एमपीटी लिख लेना शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से। फर्स्ट पॉइंट लिखो, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, ब्रैकेट में लिख लेना, देयर क्लासिफिकेशन। स्टडी ऑफ एलिमेंट्स ब्रैकेट में लिख लो, देयर क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। इसने कहा कि कुछ और नए एलिमेंट्स आएंगे, उनका नाम भी दिया इसने, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, उसका नाम भी दिया और अपनी पीरियोडिक टेबल में उसके लिए जगह भी छोड़ दी। तो जो इसने कहा कि एक एलिमेंट होगा इका एल्यूमिनियम, जो कि बाद में गैलियम। बात समझ में आ रही है? बोलो। नेक्स्ट आया इका बोरॉन, मतलब इका मतलब एक जैसा, इका बोरॉन। गैलियम क्या हो गया?
Ga, स्कैंडियम Sc। ये बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या है? इका सिलिकॉन, इका सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम, जर्मेनियम मतलब Ge। उसके बाद इका मैंगनीज, टेक्नीशियम, Tc। लिख लें। नेक्स्ट देखो, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। कई सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट नहीं पता था एग्जैक्टली, तो इसने बताया। इसने कहा एटॉमिक वेट जो होता है वो हमारा इक्विवेलेंट वेट इनटू में वैलेंसी। जैसे कि बेरिलियम का 4 बेरिलियम का एटॉमिक वेट 4.5 इंटू 2 दैट इज 9। जो करेक्शन आया, किस किस में करेक्शन किया इसने? यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम। क्लियर है? समझ गए ना? लिख लें। चले आगे। अब क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे इसके, लिखो। डिसएडवांटेजेस, ये आज का लेक्चर थोड़ा सा वैसा चलेगा, नेक्स्ट लेक्चर से इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये चैप्टर, है ना। और आप वो जरूर लगाओ,
दिशा पब्लिकेशन या फिर जो भी आपको लगता है PYQs लास्ट 7 ईयर्स के, जब से ऑनलाइन हो रहा है, बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरे ही लगा लो, क्योंकि एक एक आया होगा उससे पहले तो एक चैप्टर में आपको 100 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे। और मैं कहता हूँ जिनको टाइम की कमी लगती है, मैंने पहले भी बोला एक्सरसाइज 3 मत लगाओ, एक्सरसाइज 3 की जगह एक्सरसाइज 1, 2, 4 और जेई मेंस PYQs ये कर लो। मतलब 3 करने से पहले आपको जेई मेंस PYQ करना चाहिए केमिस्ट्री में, तो बात समझ में आ रहा है। और साइंस से मैथ में भी, क्योंकि मैथ के PYQs तो बहुत बढ़िया होते हैं। हाँ फिजिक्स में क्या है, पिछले 3-4 साल से जो PYQs आ रहे हैं वो बहुत ही बकवास आ रहे हैं ना, तो फिजिक्स में शायद से आपको एक्सरसाइज 3 करना चाहिए फिजिक्स का बेस बनाने के लिए। और ये बात याद रखना, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आया? तो नीट जैसा रोके अगर बाहर नहीं निकलना है तो अपना तैयार रहो। समझ में आ रहा है? और मैं तो कहता हूँ अगर पूजा वूजा करते हो तो ये जरूर बोलना कि पेपर हमारा टफ आना चाहिए, हमारी शिफ्ट का। सच बोल रहा हूँ मैं, नहीं तो दिक्कत हो जाती है ना। जैसे मेरे को आज भी याद है 24 जनवरी शिफ्ट 2 इस साल, जैसे पेपर दे के आया, बहुत टफ पेपर था, बहुत टफ, सबसे ज्यादा कट ऑफ उसी का गया है ना। तो उसमें 200 नंबर पर 99 आया। बात समझ में आया? मेरे को लगता है कि 200 नंबर लाना उनके लिए टफ है जो मैथ्स नहीं करते। मैथ्स ज्यादा पढ़ो। समझ में आ रहा है? जैसे कि मैंने एक हाथ का मार्क्स तुम्हारा, हाँ तुम्हारे मार्क्स देखे थे, निपटोगे तुम। समझ में आया? अगर मैथ्स नहीं करोगे तो, क्योंकि हमने देखा है, हम ये पैटर्न को बहुत अच्छे से समझते हैं। समझ में आया ना? हमारे यहाँ कुछ बच्चे थे, जैसे कि एक था 12th में पढ़ता था अक्षय करके, उसको मैथ्स नहीं चलता था, ठीक है। उसने कहा मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स करके जाऊंगा। अच्छा वो केमिस्ट्री और फिजिक्स में था भी अच्छा, केमिस्ट्री में वो 100 में से 80 कुछ मार्क्स लेके आया है ना। फिजिक्स में भी उसका 70-75 मार्क्स आया, लेकिन टोटल मार्क्स उसका 166-167 ही रह गया। और पता है आपका, विद 12th के साथ में ना तो जनवरी अटेम्प्ट में 99 आया, ना अप्रैल अटेम्प्ट में 99 आया, 98.25 परसेंटाइल पर रुक गया। इसी कारण से जिनका मैथ अच्छा नहीं होगा वो 99 भूल जाओ, इंक्लूडिंग 98 भी टच हो जाए बड़ी बात मानना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, हमने एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, जो कि ऐसी जुगाड़ करके जाते हैं ना तो वो फैलते हैं वहां। बात समझ में आ रही है? तो मैथ्स सबसे ज्यादा करो, मैं शायद हर तीसरे लेक्चर में ये बात बोलता हूं। बात समझ में आ रहा है? बात क्या है, केमिस्ट्री तो मैं करा दूंगा, मुझे पता है कैसे कराना है। जैसे आप कोई बोल रहे थे ना कि सर स्लो चल रहा है, पता है मेरे को, समझ, टेंशन ही मत लो, मेरे को कैसे सिलेबस कराना है बहुत अच्छे से जानता हूँ। ऐसा नहीं है मैं ये बात गुस्से में बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को ये पता है कब वो एक्सेलरेटर लगाना है, कब क्या करना है, मेरे को बहुत अच्छे से पता है ना। तो सिलेबस में एक्चुअल में मेरा सिलेबस कराने का पैटर्न ये रहता है, हर टफ टॉपिक आपका दिवाली से पहले हो जाएगा। समझ गए? हर टफ टॉपिक आपका दिवाली से पहले हो जाएगा। समझ में आया ना? तो मेरा कराने का ये है कि मैं लगभग आपको सारा सिलेबस बहुत अच्छे से टफ, जैसे क्या होता है कि बहुत सारी जगह पर अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत लास्ट में कराते हैं, है ना। क्यों कराते हैं, है ना। लोग कहते हैं कि टफ है, मुझे तो नहीं पता कि क्यों टफ कहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं उसमें। हाँ एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इसलिए अच्छा चैप्टर माना जाता है क्योंकि उसमें रिडॉक्स बढ़िया यूज होता है, थर्मोडायनेमिक्स बढ़िया यूज होता है। अब कई बार ये होता है कि खुद ही हम कंफर्टेबल नहीं है तो फिर बच्चों को क्या वाली चीज हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, थर्मो हो गया, आयनिक हो गया, ये आपको पहले ही करा दिए जाएंगे, जिससे क्या होगा, आप कंफर्टेबल रहेंगे। लेकिन उसमें भी मैं एक बात बोलता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीखना कोई शाबाशी वाली बात नहीं है जब तक आपको डी एंड एफ ब्लॉक बहुत अच्छे से ना आए। डी एंड एफ ब्लॉक का 2 क्वेश्चन आता है और फ्री का क्वेश्चन आता है। पी ब्लॉक का 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, फ्री का आएगा। सॉल्ट एनालिसिस का 1 क्वेश्चन आएगा, फ्री का आएगा। पूरी इनऑर्गेनिक फ्री की है, और इनऑर्गेनिक ही सबसे ज्यादा दिक्कत देती है बच्चे को। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो पूरा एफर्ट लगा रहे हो, कोऑर्डिनेशन आप कर नहीं रहे हो, कहां से सिलेक्शन होगा? नहीं होगा ना। आपको चैप्टर छोड़ना ही नहीं है, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से करना है, और मैथ्स से सबसे ज्यादा करो बच्चों। फिजिक्स में भी जैसे इस साल लोगों ने कहा कि ना फ्लूइड छोड़ देते हैं, आता ही नहीं है, रे ऑप्टिक्स छोड़ देते हैं, आता ही नहीं है। और इंक्लूडिंग सबसे बड़ी दिक्कत मैं आपको हमेशा बताता हूं ना, सबसे बड़ा जो वायरस है वो यूट्यूब है।
आ जाते हैं लोग फालतू का ज्ञान देने, पता होता कुछ है नहीं। आजकल जैसे कुछ लोगों को एनआईटी मिलते हैं, एनआईटी जुगाड़ से भी बहुत मिलता है यार। नहीं ऐसा जुगाड़ से तो नहीं मिला होगा, ये तो मैं वाली जुगाड़ नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो नहीं नहीं नहीं, मैं वाली जुगाड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। जुगाड़ का मतलब ये है ये ज्यादा डेप्थ हो गया, नहीं ये तो मैं नहीं मानता। नहीं नहीं वो नहीं चलता होगा, वो कुछ ऐसा नहीं है। नहीं 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 नहीं, अरे पहले भी नहीं होता था, ऐसा थोड़ी है क्या। नहीं कुछ गड़बड़ उसमें कुछ होगा। एक्चुअल में मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसे मान लो एनआईटी भोपाल है, एनआईटी भोपाल का मेटलर्जी है, 45,000 रैंक पे मिल रहा है, तो वो तो ले सकता है ना कोई भी, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। तो नाम तो लग गया कि हम एनआईटी से हैं। बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग 90% लोग कभी भी ये नहीं बताते कि हम आईआईटी से तो किस ब्रांच से हैं, एनआईटी से हैं तो किस ब्रांच से हैं। समझ में आ रहा है। एक्चुअल में जो ब्रांच है, जो मैं कोर ब्रांच मानता हूं, जैसे आईआईटीज की अगर हम बात कर ले, कंप्यूटर साइंस तो सभी लोग जानते ही हैं, इलेक्ट्रिकल हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, है ना। मैं चलो मैकेनिकल को भी थोड़ा बहुत मान लेता हूं कि कोर ब्रांच। उसके बाद में आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, बहुत अच्छा ब्रांच है आईआईटीज में, है ना। और क्या कहते हैं, एमएनसी तो बहुत अच्छा है। एमएनसी के साथ दिक्कत ये टफ बहुत है, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि वो जॉब्स बहुत अच्छी देता है। एमएनसी जो है ना वो अच्छी जॉब्स देता है। पहले एमएनसी जब खुला था तो आईआईटी दिल्ली में 800-900 रैंक तक मिलता था, अब वो 300-400-500 पे ही बंद हो जाता है ना। ऐसे ही एआई का काम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एक्चुअल में आईआईटीज के अंदर ना बहुत ज्यादा ब्रांच वो ऐसे नहीं लाते हैं कि कोई जैसे एरे गहरे कॉलेज होते हैं ना, चलो खोल दो, कोई भी प्रोफेसर कोई भी पढ़ा रहा है। आईआईटीज के अंदर प्रॉपर रिसर्च लैब होगा, उसका प्रॉपर प्रोफेसर सारे होंगे, तब जाके वो ब्रांच लेके आते हैं। प्रॉपर काम होता है उस चीज के पीछे, तभी वो लैब्स आती हैं। और अगर कभी भी ना, मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चे को, कभी भी अगर आपको लगता है ना कि एनआईटी और आईआईटी में डिफरेंस क्या है, तो बस आईआईटी का लेक्चर रूम और एनआईटी का लेक्चर रूम देख लेना। एनआईटी का लेक्चर रूम तो अपना ज्यादा ठीक होगा मुझे लगता है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है ना। हाँ आईआईटी का लेक्चर रूम देखना आप, वो बने हुए हैं बहुत शानदार। कोई भी आईआईटी, कोई भी पुराने आईआईटी, नए आईआईटी तो जो बने हैं वो तो बने ही शानदार हैं, लेकिन पुराने आईआईटी भी आप देख लेना, तो वो डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस नहीं होता, मुझे लगता है कि एनआईटी और आईआईटी में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन हाँ मैं फिर भी हमेशा ये बोलता हूँ कि पहले आप जनवरी अटेम्प्ट में अपना 99 सिक्योर करो। बात समझ में आ रहा है। जनवरी अटेम्प्ट में आप एक अच्छा परसेंटाइल सिक्योर करो। अच्छा परसेंटाइल का मतलब है जनरल कैटेगरी में 96 के ऊपर आपको एनआईटी मिल जाएगा। बात समझ में आता है ना। फिर जितना अच्छा चाहिए उतने ज्यादा मार्क्स लाते जाओ। 99.9 चाहिए ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए। बात समझ में आया। तो वो आप जितना अच्छा करते जाएंगे उतना अच्छा कॉलेज मिलता जाएगा। लेकिन हाँ मतलब ऐसा मत करो कि 80 पर रुक गए, ऐसा मत करो कि 85 पर रुक गए। आपको कम से कम 95 तो मिनिमम सोचना चाहिए। 95 के लिए यहाँ के टेस्टों में आप सोचो कि कम से कम 100 नंबर के करीब आपका आता रहे मिनिमम। बात समझ में आ रहा है। और अगर जिनको 96 सोचना है यहाँ पर 110 के करीब आता रहे, जिनको 98 सोचना है यहाँ के टेस्टों में 150 आता रहे, जिनको 99 से ऊपर परफेक्टली सोचना है यहाँ के टेस्ट में 180 से ऊपर चाहिए। परफेक्टली अगर आपको 99 के ऊपर की मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी होता रहे, आएगा ही आएगा। बात समझ में आया। तो वो चीज आपको करनी है, समझ में आ रहा है, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। और मतलब जनवरी में एक बार आ जाता है ना तो जो बर्डन है ना हट जाता है। तो जनवरी में लाना बहुत जरूरी है। अप्रैल में लाए तो फिर एडवांस भूल जाओ। तो जितना भी जी जाने अभी लगा दो। सर हम सोते बहुत हैं, 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना, है ना। ये मैं वाली बातें नहीं कर रहा हूँ जो आजकल यूट्यूब पे मोटिवेशन चलता है, ये मैं वाली बातें कर रहा हूँ जिससे आपको कुछ मिलेगा। बात समझ में आया ना। मैं ये तो बोलता ही नहीं हूँ कि ऐसे करो कि आजकल बहुत बड़े बड़े टीचर्स भी यार ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो। एक ही तरीका है पढ़ने का, 8 घंटे पढ़ो, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है।
तो जितने भी फालतू के हैं ना सब बकवास है यूट्यूब पर। 8 घंटे अगर आप घर पे नहीं पढ़ सकते तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा? बात समझ में आ रही है? टॉप लेवल तो मिनिमम 8 आवर्स स्टडी है, मिनिमम 8 आवर्स, वो टॉप लेवल है। फिर आप गिराते जाओ, आपका रिजल्ट गिरता जाएगा। और यही 1 साल है आपका जीवन बनाने के लिए। ये 1 साल है आपके पास, किसका टैग मिलेगा? IIT का मिलेगा, NIT का मिलेगा, ट्रिपल IIT का मिलेगा, या स्टेट गवर्नमेंट का मिलेगा, किसका मिलेगा? यही एक साल है। और अब 1 साल भी नहीं है, अब तो 6 महीने हैं। जनवरी लास्ट में अपना पेपर होना है, तो लगा दो जी जान, जितना कर सकते हो उतना करो। बात समझ में आ रही है ना? और 6 घंटे से ज्यादा मत सो, आलस आएगा। इस टाइम पर हर वो काम होगा जिससे आपका सिलेक्शन ना हो। बात समझ में आ रहा है? वो बहुत रिलेटिव एग्जाम है ना, आप सिलेक्ट नहीं होगे तो दूसरा होगा, तो दूसरा वो सीट ले जाएगा। अगर आप नहीं ले पाओगे तो आपको सीट छीननी है। उस सीट को छीनने के लिए आपको 6 घंटे सोना है, 2 घंटे अदर एक्टिविटीज, 8 घंटे हो गया, 15 से 16 घंटे सिर्फ पढ़ाई 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 और पढ़ाई के बारे में सोचना है। और वो पता है मेरे को कैसे पता चलेगा कि सर आपको कैसे पता चलेगा? अपने आप पता चलेगा। जब टेस्टों में मार्क्स आते हैं ना, वो अपने आप पता चलता है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। और मार्क्स हमेशा ऐसा होना चाहिए, अगर मान लो आप ला रहे हो 100 नंबर भी, तो 40 40 40, 35 35 35। अगर आप ला रहे हो 150 नंबर, 50 55 60, 50 55 60, अगर अच्छा करना है तो 70 70 20 नहीं होगा। समझ में आया? 60 60 10 20 ऐसा नहीं होगा। डिफरेंस तीनों सब्जेक्ट में मिला के मैक्सिमम 10 नंबर से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। Disadvantages of Mendeleev's periodic table. Disadvantages of Mendeleev's periodic table. लिखो पहला, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रैकेट में लिख लो, एल्कलाइन मेटल्स और हैलोजन्स। एल्कलाइन मेटल्स और हैलोजन्स, एल्कलाइन मेटल्स और हैलोजन्स। अब बच्चों क्योंकि ये एटॉमिक वेट है तो यहां पर तो आइसोटोप्स भी आएंगे। आइसोटोप्स का पोजीशन तो दिया ही नहीं। नेक्स्ट लिखो, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वर नॉट कंफर्म्ड। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स were not confirmed, were not confirmed, of isotopes were not confirmed. Next लिखो, anomalous pair of elements, anomalous pair of elements, anomalous pair of elements। अब ये लाइन को समझना है। देखो इधर इसने कहा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज करते जाओ। नोबल गैसेस आया नहीं था, जैसे जैसे नोबल गैस आना चालू हुआ जीरो ग्रुप बना दिया उसने फर्स्ट के बगल से ही, मतलब पहले ही जीरो ग्रुप बना दिया तो नोबल गैसेस रखना चालू कर दिया। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। लेकिन जब एलिमेंट्स रखे गए बाद में देखा गया तो कुछ जगह पर जैसे कि आर्गन और पोटेशियम, आर्गन का एटॉमिक वेट 39.9 होता है, पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39.1 था। तो पहले पोटेशियम आना था फिर आर्गन आना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर तब फॉलो होता। यहां पर तो फॉलो ही नहीं हो पाया। बात समझ में आया? इसी तरीके से एक और टेलुरियम और आयोडीन। तो टेलुरियम 127.5, आयोडीन 127। उसके बाद कोबाल्ट और निकेल। ये बात समझ में आया? कोबाल्ट का 58.9 और ये 58.6 और ये थोरियम और पैलेडियम 232 और ये 232 और ये 231 लिख लें। क्लियर है? तो डेट इज इतने सारे दिक्कत आ रहा था, इतना सारा जगह पर।
चलें, लिख लिया। नेक्स्ट, जब इसने अरेंज किया सारा पीरियोडिक टेबल को, तो जिन उसने कहा कि एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज, लेकिन सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को भी डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया। लिखो, like elements were placed in different groups. Like elements were placed in different groups. Like elements were placed in different groups. जैसे कि प्लेटिनम और गोल्ड, बच्चों इनको नोबल मेटल्स कहा जाता है, जानते हो। प्रॉपर्टी सेम टेंड्स टू बी नोबल, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतना तो आता होगा, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? कम रिएक्टिव होता है ना। तो प्लेटिनम को इसने रख दिया 8th ग्रुप में, और इसको रख दिया फर्स्ट बी में। गड़बड़ हो गई ना, इनकी प्रॉपर्टी सेम थी, सेम ग्रुप में होनी चाहिए थे, अलग अलग ग्रुप में रख दिए। ये बात समझ में आया? लिख लो। चलें, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, अनलाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। अनलाइक एलिमेंट वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। जैसे फर्स्ट ग्रुप है बच्चों, तो फर्स्ट ग्रुप में ये तो हो गया फर्स्ट ए, और ये हो गया फर्स्ट बी। ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, एल्कलाइन मेटल्स, हाईली रिएक्टिव। ये हमारे क्या है? अल्कलाई मेटल्स, हाईली रिएक्टिव। बोलो यार, सेम ग्रुप में है तो रिएक्टिविटी प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यहां पर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये तो बहुत ही कम रिएक्टिव है ना। कौन से मेटल्स कहा जाता है इनको? क्वाइनेज मेटल्स, है ना। और ये हमारे कैसे होते हैं? लेस रिएक्टिव। तो यहां पर इस वजह से मैनलीज पीरियोडिक टेबल को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाया, क्योंकि इतनी सारी दिक्कतें थी। लेकिन फिर भी ये पहला था जिसने सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में क्या किया? अरेंज किया। बोलो, लिख लें। नेक्स्ट, एक सेकंड रुकना। हाँ बच्चों, अब ये तो हुआ हमारा पीरियोडिक टेबल जो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग चल रहा था। तो अभी तक जितनी भी चीजें आ रही थी वो हमारी किसके बेसिस पर आ रही थी? एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। फिर
कुछ दिनों बाद मेंडलिस्ट में पता चल रहा था कि बहुत दिक्कतें थी। मेंडलिस्ट में फर्स्ट से लेके 8th तक में नोवल केसेस नहीं रखी गई। नोवल केसेस कहाँ रखी गई? फर्स्ट से पहले ही 0 ग्रुप में। बात समझ में आया? अब यहां पर नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉसलेज एक्सपेरिमेंट। मॉसलेज एक्सपेरिमेंट मॉसलेज ने क्या किया, बहुत हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स फेंके करस्पॉन्डिंग मेटल सरफेसेस पर। बहुत हाई स्पीड से जब इलेक्ट्रॉन फेंके तो मेटल के जो एटम्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स वो एक्साइट हुए होंगे। एक्साइट होकर जब वापस आए होंगे तो करस्पॉन्डिंगली रेडिएशंस एमिट हुई होंगी। तो वो रेडिएशन जब एमिट हुई, दैट इज एक्स रेज, उनके क्या निकाला गया? फ्रीक्वेंसी, कि किस किस फ्रीक्वेंसी की हो रही है डिफरेंट मेटल सरफेसेस के लिए। तो देखा गया कि उन फ्रीक्वेंसी का रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा था? एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट या एटॉमिक नंबर ऑफ दैट मेटल। फिर इधर से मॉसलेज ने कहा कि आप जो एटॉमिक वेट से निकाल रहे हो, क्लासिफिकेशन कर रहे हो, वो गलत है। किससे करो? एटॉमिक नंबर से। इसलिए हमारा एटॉमिक नंबर की बात होती है। यहां पर जैसे ये है, तो जो ग्राफ बनाया गया रूट न्यू, और ये हमारा क्या? रूट न्यू वर्सेस एटॉमिक नंबर। ये बात समझ में आया? और ये जो ग्राफ आया, ये हमारा ऐसा कुछ ग्राफ आया, और ये जो रूट न्यू था ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? z माइनस बी। ये बात समझ में आया? रूट न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z माइनस बी। रूट न्यू बराबर क्या होता है? az माइनस ए बी। और इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? माइनस का ए बी। ये बात समझ में आया? तो यहां पर z क्या है? एटॉमिक नंबर। a और b क्या है? मॉसलेज कांस्टेंट। तो इनमें a और b का वैल्यू क्या होगा? पूछा जाएगा आपसे ग्राफ देके। ये अगर हम बात करते हैं, ये वैल्यू कितना आएगा? जब रूट न्यू 0 होगा तो यहां पर ये हमारा क्या आएगा? b। क्लियर है? समझ गए? लिख लें, बनाओ। यहां पर ये z भी लिख सकते हैं हम। ये z क्या रहा होगा बच्चों? एटॉमिक नंबर। चले, लिख लिया। अब एक लाइन लिखो, एक लाइन लिखो बच्चों। Mosley measured frequency of emitted X-rays. Mosley measured frequency of emitted X-rays from high dense metal. From high dense metal when it is bombarded with high speed electron, and he studied that square root value of frequency of emitted X-rays, square root value of frequency of emitted X-rays is directly proportional to
atomic number of that metal, atomic number of that metal, number of that metal. And he further concluded that atomic number is a fundamental property of element. Atomic number is a fundamental property of element rather than atomic mass, rather than atomic mass, rather than atomic mass. And he further suggested that atomic number should be the basis of classification of element rather than atomic mass. समझ गए? rather than atomic mass. अरे बोलो, आया समझ? नेक्स्ट लाइन चेंज करके लिखो. नील्स बोहर considered his suggestion and modified Mendeleev's periodic law named as modern periodic law. Named as modern periodic law. Next लिखो modern periodic law. Modern periodic law. लिखो. ये लॉ क्या है? एटॉमिक नंबर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर दो. लिखो. According to this law, physical and chemical properties of element are periodic functions of their atomic number. So known elements are further arranged. Known elements are further arranged in increasing order of their atomic number. And it was further observed that after a regular interval ब्रैकेट में लिखना 2 8 8 18 18 32 रेगुलर इंटरवल, मैजिक नंबर कहा जाता है इनको. आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल elements with similar properties are repeated. Similar properties are repeated. Due to repetition,
ड्यू टू रिपीटेशन in outer electronic configuration of element, due to repetition in outer electronic configuration of element, repetition in outer electronic configuration of element देखो इधर जैसे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया उसकी हम पूरी बात करेंगे, कहां कहां किन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ है, पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करने वाले हैं। पीरियड नंबर है ना, नंबर ऑफ सबसेल, कौन कौन से सबसेल इसमें भरे जाएंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ठीक है देखो इधर जैसे पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ एस भरा जाता है, सेकंड में एस पी, थर्ड में एस पी, फोर्थ में एस डी पी, फिफ्थ में एस डी पी, डी बीच में आता है ना इसलिए डी ऐसे लिखा है, सिक्स्थ में एस एफ डी और पी, सेवंथ में एस एफ डी और पी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दो एस और पी में मिला के 8 भर लेंगे, यहाँ भी 8 आ जाएंगे, यहाँ 18 आएंगे क्योंकि डी में 10 आते हैं, बोलो यहाँ 32 और ये 32, इसलिए इन्हीं के रेगुलर इंटरवल्स के बाद में है ना। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हाइड्रोजन से हीलियम, ठीक है, उसके बाद में लिथियम से नियॉन, अरे बोलो यहाँ पर नेक्स्ट बाद में लिख लेना, सोडियम से आर्गन, पोटेशियम से क्रिप्टन 36, ये नोबल गैसेज आ रही हैं सारी। उसके बाद रुबिडियम 37 से, बोलो हाँ, जेनॉन 54, यही आएगा। सीजियम 55 से 86, ये सीजियम और फ्रेंचियम 87। हाँ ठीक है, बात समझ में आया, ये भर देंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से होगा बच्चों। ये अगर हम देखते हैं तो इसमें लास्ट के दो वाले लॉन्गेस्ट पीरियड है, इस पीरियड में जो लास्ट के एलिमेंट्स हैं उनकी डिस्कवरी अभी भी चल रही है, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में और ज्यादा जाना जा रहा है, बात समझ में आ रहा है। अब यहां पर पीरियड नंबर तो डायरेक्ट लिख दिया जाता है ना, पीरियड नंबर डायरेक्ट लिख दिया जाएगा। ग्रुप्स कितने होते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल में? 18। जो 18 ग्रुप्स होते हैं ना उनको लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। अगर आप पीरियडिक टेबल देखो जरा, इसमें पीरियडिक टेबल होगी ना, पीरियडिक टेबल अगर आप देखो तो ग्रुप नंबर इसमें, हाँ, लिखने का तरीका थोड़ा अलग कैसे है कि किस तरीके से लिखा जाता था। जैसे देखो फर्स्ट ए, और इस पर क्वेश्चन अभी भी पूछे जाते हैं, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी और एट्थ, ऐसे लिख लोगे एक साइड, बोलो याद रहेगा इतना। ये लिखने के बाद ये फर्स्ट ए था ना, ये फर्स्ट बी, ये सेकंड बी, यहां से उल्टा, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और जीरो ग्रुप। बात समझ में आ रहा है? यहां पर ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तीनों को एक साथ देखो जरा। 8 ऊपर दिख रहा है, ये नया कन्वेंशन है, ये ओल्ड कन्वेंशन है, लेकिन क्वेश्चन आज भी इस पर
पूछा जाएगा 11 12 13 14 15 16 17 18। आया समझ? क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? लिख लें